हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नवंबर माह में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विंडो 10 में निजी सहायक के रूप में कार्य करता है? तो निजी सहायक के रूप में काम करता है हमारा कॉर्टोना। क्या काम करता है? कॉर्टोना। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि जो हमारा कॉर्टोना होता है, कॉर्टोना किस तरीके से काम करता है। मान के चलिए हम लोग गूगल यूज करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? कॉर्टोना। ठीक है। अब जैसे गूगल में जो हम लोग बोल के काम करते हैं ना, जैसे कोई भी बोला कुछ भी बोला हाय गूगल, तो जो गूगल में यूज होता है वो क्या यूज होता है? गूगल असिस्टेंट। क्या यूज होता है? गूगल असिस्टेंट। इसी तरीके से अलेक्सा जो हमने सुना होगा, अलेक्सा किसका है? अमेजोन का। अलेक्सा किसका है? अमेजोन का। इसी प्रकार से एप्पल का हमारा क्या है? सिरी। तो ये आपको चारों याद रखने हैं कि गूगल का क्या होता है? गूगल असिस्टेंट। अमेजोन का क्या है? अलेक्सा। एप्पल का क्या है? सिरी। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध है? तो मेल मर्ज के हमारे कितने चरण उपलब्ध होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो आइए हम इसको देख लेते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। राइटर को ओपन करते हैं तो एक हमारा प्रश्न ये भी बनता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो मेल मर्ज का विकल्प हमारा टूल्स में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल मर्ज विजार्ड दिया गया है। मेल मर्ज विजार्ड दिया गया है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हम कितने स्टेप दिए गए हैं, कितने चरण हैं। ठीक है। एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेल मर्ज के हमारे कितने चरण होती हैं। तो मेल मर्ज के हमारे कितने चरण होती हैं? 5। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो मेल मर्ज का विकल्प हमारा टूल्स मेन्यू में आता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, जैसे कि मेल मर्ज जो आपका दिया गया है उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में लेटर विजार्ड की कितने स्टेप होती हैं? किसके? लेटर विजार्ड की। तो लेटर विजार्ड के हमारे कितने स्टेप होती हैं? 6। लेटर विजार्ड के कितने होंगे? 6। अब इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, फाइल मेन्यू में आते हैं और फाइल मेन्यू के अंदर हमारा ऑप्शन आता है, ठीक है, लेटर विजार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजार्ड के अंदर आएंगे ये। ओके। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो लेटर विजार्ड के अंदर हमारे कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। लेटर विजार्ड का विकल्प हमारा किस मेन्यू में आता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप दिए गए हैं? 6। ओके। ठीक है। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प होता है? तो डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प हमारा होता है किसके अंदर? एडिट के अंदर। किसके अंदर होता है? एडिट के अंदर। तो इसको भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, इसका काम क्या होता है। आप राइटर में आएंगे और राइटर में आने के बाद अभी आपका कर्सर यहाँ है। ओके। यहाँ पर आपका कर्सर है और आप कर्सर को एक बार में यहाँ पर करना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर एडिट में आएंगे और एडिट में आने के बाद जैसे ही आप डायरेक्ट कर्सर मोड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए विकल्प दिया गया है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प किस मेन्यू में आता है? एडिट के अंदर। तो अब हम इसका काम करके देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका कर्सर इस तरीके से आ रहा है। ओके, एरो आ रहा है ना। आपको यहाँ पर एक बार में कर्सर लाना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक बार में कर्सर यहाँ आ गया। आपको जहाँ पर भी एक बार में कर्सर चाहिए, जैसे कि हम यहाँ नीचे क्लिक करते हैं तो देखिए डायरेक्ट आपका एक बार में कर्सर आ रहा है। तो ध्यान में रखना है आपको कि डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प किस मेन्यू में आता है? एडिट में। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैक एड्रेस का आकार होता है, तो मैक एड्रेस हमारी कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस हमारा 48 बिट का होता है। और ये किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल। ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेक्साडेसिमल का बेस हमारा कितना होता है, 16। इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिएगा। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल जो होता है वो उसका बेस हमारा कितना होता है, 16। इसी प्रकार से अब हमारा यहाँ पर आ जाता है कि मैक एड्रेस में कितने डिजिट होते हैं। तो मैक एड्रेस में हमारे कितने डिजिट होते हैं, ध्यान में रखना है, 12 डिजिट होते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। ठीक है। मैक एड्रेस में कितने डिजिट होते हैं, तो मैक एड्रेस में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। और मैक एड्रेस किस में लिखा जाता है, तो मैक एड्रेस आपका किस में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का बेस हमारा कितना होता है, 16। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली एआई, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो हमारी एआई है, एआई की फुल फॉर्म भी आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो एआई की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा हमारी कौन सी है, लिप्स। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो इंटरनेट में पहला सर्च इंजन हमारा था आर्ची। कौन सा था, आर्ची। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि आर्ची वेब ब्राउजर कब आया, तो आप उसे भी बता सकते हैं कि 10 सितंबर 1990 को आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला सर्च इंजन हमारा कौन सा है, आर्ची। ठीक है। इंटरनेट आर्ची भी हो सकता है, एक ही बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो पहला वेब ब्राउजर हमारा कौन सा माना जाता है, www। ठीक है। www माना जाता है। तो ये कब आया था, 1900, ये भी हमारा 90 में आया था। तो ये ध्यान में रखना है कि पहला वेब ब्राउजर हमारा कौन सा है, ठीक है, www। ठीक है। और ये कब आया, 1990 में आया। अगर पहला सर्च इंजन पूछा जाता है तो पहला सर्च इंजन हमारा कौन सा है, आर्ची। ठीक है। तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एसएमटीपी, ठीक है, पोर्ट का उपयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला एक प्रश्न और बन जाता है कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म हमारी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें कितने पोर्ट यूज होते हैं, तो इसमें हमारे पोर्ट यूज होते हैं कितने, 25। ओके। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे कि जब किसी व्यक्ति को ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। ओके। और जब आप किसी को सेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको भी कोई भेजेगा, तो आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे उसे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल सेंड करते हैं तो वहां पर किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो वहां पर आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, POP3। ठीक है। प्राप्त करने के लिए कौन सा, प्राप्त करने के लिए हमारा होता है कौन सा, POP3। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये तो अभी सेंड पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से भैया प्राप्त हो रहा है POP3। POP3 प्राप्त करने के लिए एक ये। अब इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्वेश्चन आ जाए POP3 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एक हमारा और होता है IMAP। ठीक है। इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये आपको दो फुल फॉर्म याद रखनी है। ये जो हमारा है POP3 हमारा यूज किया जाता है प्राप्त करने के लिए। और IMAP, जब हम किसी मैसेज को प्राप्त करते हैं
तो इन दो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, इनको नोट करते रहिएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को मैसेज सेंड करते हैं तो वहां पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वहां पर हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP। कौन सा होता है? SMTP। ये हमारा क्या होता है? सेंड करने के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है? सेंड करने के लिए। और ये हमारे होती हैं प्राप्त करने के लिए। तो इनको नोट करते रहिए, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वहां पर किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? SMTP। और जब हम प्राप्त करते हैं तो वहां पर होता है POP3 या फिर IMAP। अब यहाँ पर हम पोर्टों की संख्या देख लेते हैं, जैसे कि FTP है। FTP में कितने पोर्ट नंबर यूज होते हैं? तो FTP में हमारे कितने पोर्ट नंबर यूज होते हैं? ठीक है, 21। HTTP में कितने होते हैं? 443। ठीक है, टेलनेट में 23, IMAP 143, POP3 में, ठीक है, 110, और SMTP आप पहले ही देख चुके हैं कितना होता है? 25। तो इनको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है। इसी प्रकार से हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बूट स्ट्रैपिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो बूट स्ट्रैपिंग को हम लोग जानते हैं किस नाम से? कोल्ड बूटिंग। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बूटिंग हमारी कितने प्रकार की होती है। तो बूटिंग हमारी होती है दो प्रकार। बूटिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप बता सकते हैं बूटिंग हमारी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी बूटिंग होती है? एक हमारी होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक। कौन सी? कोल्ड बूटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोल्ड बूटिंग के बाद फिर दूसरी होती है वार्म, ठीक है, वार्म। अब यहाँ पर इसको हम कोल्ड कब कहेंगे और वार्म कब कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। आप अपने मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास क्या है? मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपने नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। ये हमारा मोबाइल है। अगर हम मोबाइल को क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं। मोबाइल को क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं। तो स्विच ऑफ करने पर कौन सी बूटिंग कहलाएगा? तो स्विच ऑफ करने पर हमारी कौन सी बूटिंग कहलाएगा? कोल्ड। कौन सी बूटिंग? कोल्ड। क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल क्या हो गया? ठंडा हो गया, ठीक है। अगर हमारा मोबाइल क्या है? ऑन है, और उस मोबाइल को हम क्या करते हैं? रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करना तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो रिस्टार्ट करने पर कौन सी बूटिंग होगी? हमारी वार्म बूटिंग होगी। कौन सी? वार्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा सिस्टम या लैपटॉप ऑन है और उसे हम रिस्टार्ट करते हैं तो रिस्टार्ट करने पर कौन सी बूटिंग? वार्म बूटिंग। अगर हमारा लैपटॉप या सिस्टम शटडाउन है और उसे हम ऑन करते हैं तो कौन सी बूटिंग होगी? कोल्ड बूटिंग होगी, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है? ठंडा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं। कोल्ड को हम लोग सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड को हम लोग और क्या कहते हैं? सॉफ्ट बूटिंग, ठीक है। सॉफ्ट बूटिंग किसको जानते हैं? कोल्ड बूटिंग के नाम से। ध्यान में रखिएगा, नोट करते रहिएगा। वार्म को हम लोग एक बूटिंग के नाम से और जानते हैं, हार्ड बूटिंग। हार्ड बूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, सॉफ्ट बूटिंग भी हो सकता है या हार्ड बूटिंग भी हो सकता है। तो हार्ड को किस नाम से जानते हैं? वार्म बूटिंग। और कोल्ड को किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट बूटिंग। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो रिस्टार्ट करने पर आपकी कौन सी बूटिंग होती है? तो चलिए ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अतुल्य भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया है? तो अतुल्य भारत ऐप हमारा पर्यटन यानी टूरिज्म के लिए विकसित किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ध्यान में रखना है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लिब्रा ऑफिस राइटर में, लिब्रा ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने की कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेकबॉक्स, ऑप्शंस बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन लिस्ट एंड अदर आइटम, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है?
अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे तो इसका आंसर हमारा होगा, चलिए पहले प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, आप इसका आंसर खुद से ही बताएंगे। तो यहाँ पर आपको आना है फॉर्म में, लिब्रे ऑफिस राइटर में आना है, फॉर्म में आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स, ऑप्शंस बटन, लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये विकल्प हमारे किस मेन्यू में आ रहे हैं? फॉर्म मेन्यू में आ रहे हैं, ठीक है। किस में आ रहे हैं? फॉर्म में। तो जैसे कि आपको चेक बॉक्स बनाना है तो आप फॉर्म में आएंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, देखो भाई हमारा चेक बॉक्स बन गया। फिर से फॉर्म में आएंगे, आपको ऑप्शंस बटन बनानी है, आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे चेक बॉक्स बन गया, ये हमारी बटन बन गई। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स का ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? फॉर्म मेन्यू के अंदर। ऑप्शंस बटन भी है, पुल डाउन लिस्ट भी है, एंड अदर आइटम भी दिए गए हैं। तो ये हमारा किस में होगा? फॉर्म कंट्रोल। किसके अंदर होगा? फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर फॉर्मेट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर फॉर्मेट करने की शॉर्टकट कमांड हमारी होती है कंट्रोल के साथ एम। तो इसको हम प्रैक्टिकल के साथ आपको करके दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, DTF3 आपने मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इस मैटर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, साइज को बड़ा कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए एक बार में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका विकल्प दिया गया क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ एम। अब हमारा एक प्रश्न और बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो ये विकल्प आपका फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आता है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ना, कंट्रोल प्लस एम। एक क्वेश्चन हमारा कि क्लियर फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेन्यू में? तो क्लियर फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेन्यू में आता है? फॉर्मेट में। और क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल के साथ एम, इसको नोट करते रहिएगा। अब हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ एम प्रेस कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ फॉर्मेट में ही आके आपको क्या करते हैं दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो जो इस पर फॉर्मेटिंग आपने लगाई थी वो सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्या हो गई? फिनिश हो गई। तो ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ईमेल की फाउंडर कौन है, या ईमेल की पितामह, या ईमेल की जनक? तो ईमेल की फाउंडर हमारे हैं रे टॉमलिंसन और शिवा अय्यादुरई, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, जैसे कि ईमेल के फाउंडर हमने दोनों ही एक साथ दे दिए हैं, रे टॉमलिंसन भी हैं, शिवा अय्यादुरई भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये विकल्प एक साथ ही दे दिया जाए, एक में दे दिया गया है रे टॉमलिंसन, दूसरे में दे दिया गया है शिवा अय्यादुरई। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको किस पर टिक लगाना है? शिवा अय्यादुरई पे टिक लगाना है, क्योंकि ठीक है 1983 में शिवा अय्यादुरई को इसकी उपाधि दे दी गई है, ठीक है। तो अब ईमेल के फाउंडर हमारे कौन माने जाते हैं? शिवा अय्यादुरई। अगर शिवा अय्यादुरई नहीं दिया गया है और रे टॉमलिंसन दिया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन। और दोनों एक साथ दिए गए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि COD दिया गया है, यहाँ शिवा अय्यादुरई दिया गया है, तो आप फिर किस पर टिक लगाएंगे? शिवा अय्यादुरई पे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, ईमेल की फुल फॉर्म भी आपकी कई बार पूछी गई है। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पहला ईमेल कब भेजा गया? तो पहला ईमेल हमारा भेजा गया था 1971 में। कब भेजा गया था? 1971 में। नोट करते रहिएगा भाई।
तो पहला ईमेल हमारा 1971 में भेजा गया। अब किसने भेजा? तो जो रे टॉमलिंसन थे, उन्होंने एक सिस्टम से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, ठीक है, जैसे कि ये आपका एक सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर उन्होंने ईमेल को भेजा था। तो पहला ईमेल कब भेजा गया? 1971 में। और किसने भेजा? रे टॉमलिंसन ने। किसे भेजा? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर खुद को खुद ही ने। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में डाटा ट्रांसफर करने के संदर्भ में कौन सी केबल सबसे धीमी होती है? तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे धीमी जो केबल आपकी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अब यहाँ पर ये स्लो की बात कर रहे हैं, सबसे धीमे कौन सा डाटा ट्रांसफर करती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फास्ट, सबसे तेज गति से डाटा कौन सी केबल ट्रांसफर करती है? तो सबसे तेज गति से हमारी केबल जो डाटा ट्रांसफर करती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी करती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि जियो बिछा रहा है। समझ में आया? सबसे धीमी गति से ट्विस्टेड पेयर केबल और सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि जियो बिछा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल से आप सबसे तेज गति से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कठ बोली भाषा क्या है? तो कठ बोली हमारी भाषा होती है गैर मानव शब्दावली। गैर मानव शब्दावली जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम लोग आमतौर पर बातचीत करते हैं अपनी भाषा में, तो उसे क्या कहते हैं? गैर मानव शब्दावली। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा टूल्स ऑटोमेटिक स्पेल चेक। इसको आपको हम प्रैक्टिकल के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक का विकल्प किस मेन्यू के अंदर आता है? तो यहाँ पर टूल्स के अंदर आएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का विकल्प आ रहा है किसके अंदर? टूल्स, और टूल्स के अंदर दिया गया ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। ओके, ये आपकी 3 शॉर्टकट कमांड है, इनको जरा नोट कर लीजिएगा, ये आपकी कई बार आ चुकी हैं। स्पेलिंग का काम, F7 का काम क्या होता है? स्पेलिंग को चेक करने के लिए। ठीक है, किसको चेक करने के लिए? स्पेलिंग को चेक करने के लिए। हमने देखा होगा जब हम राइटर में या MS वर्ड में कोई वर्ड टाइप करते हैं, तो हमने देखा होगा उसके नीचे आपकी रेड लाइन आती है। जब रेड लाइन आती है तो वो प्रॉब्लम होती है किसकी? मीनिंग की। अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है तो उसका मतलब क्या है? जो आपने मीनिंग लिखी हुई है वो क्या है? गलत है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने कोई भी नेम लिखा हुआ, नेम के नीचे हमारी एरर आती है, तो नेम तो सही होगा, ठीक है, लेकिन वो एरर बता रहा है, तो होता क्या है ऐसा? जो इसकी डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी में इसका कोई मतलब नहीं है, इस वजह से वहां वो क्या बताता है? रेड एरर। ठीक है, अगर किसी लाइन के नीचे ग्रीन लाइन, कौन सी लाइन? ग्रीन लाइन आए, तो ग्रीन लाइन का मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक। ग्रीन लाइन का मतलब क्या होता है? ग्रामर मिस्टेक। अब यहाँ पर ग्रीन की जगह हमारी एक लाइन आती है ब्लू, तो ब्लू को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक में क्या होगा? जैसे कि जहां क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था वहां आपने फुल स्टॉप लगा दिया, जहां एक स्पेस देना चाहिए था वहां 2 स्पेस लगा दिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रामर मिस्टेक। ओके, तो समझ में आया होगा, इसको नोट करते रहिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? तो पहली स्लाइड जो हमारी होती है उसको टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। लिब्रा ऑफिस में कैल्क के अंदर नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किस की का यूज करते हैं? तो इसको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं? कैल्क ओपन करते हैं, फाइल में जाएंगे न्यू, और न्यू के अंदर स्प्रेडशीट दिया गया है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं? जूम करा दिया है। जूम कराने की कमांड होती है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के साथ जो माउस का स्क्रॉल होता है, पहिया होता है, उसको घुमाएंगे तो उससे हमारा क्या होता है? जूम हो जाता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है? कॉलम है।
इसमें हमें क्या करना है, नई लाइन बनानी है। इसमें क्या करना है, नई लाइन। अभी क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा लिखता हुआ जा रहा है ना। अभी क्या हो रहा है, ये सीधा लिखता हुआ जा रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो जब यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लिखना होता है तो हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन वहीं से नेक्स्ट बन जाएगी, या नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। फिर से कंट्रोल के साथ एंटर, तो ये देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन बन गई। ठीक है, समझ में आया। कंट्रोल के साथ एंटर से क्या होता है कि आप नेक्स्ट लाइन बना सकते हैं। ओके, अब यही काम आपको क्या करना है, एक्सेल में करना है। तो एक्सेल में क्या होता है, इसको इसमें भी आप भाई देख लीजिए। एक्सेल में आल्ट के साथ एंटर प्रेस करने से होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि सेम वही है, आपने यहाँ पर कोई भी मेटल लिखा है इतना। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। तो आप एंटर करेंगे तो वो दूसरे सेल में चला जाता है। हमें क्या करना है, उसी सेल में दूसरी लाइन बनानी है। तो क्या करेंगे, आल्ट के साथ एंटर। ठीक है, क्या करेंगे, आल्ट के साथ एंटर। ठीक है, आल्ट के साथ एंटर प्रेस करने से आप इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कैल्क में कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन बन रही है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप, इसका आंसर क्या होगा, एंटर, क्योंकि कंट्रोल आपका यहाँ पर साथ में दे दिया गया है। ओके, कंट्रोल के साथ बोल रहा है तो कंट्रोल के साथ आप कौन सी की दबाएंगे, एंटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्टेटस बार होता है उसमें क्या प्रदर्शित नहीं होता है। तो राइटर को हम यहाँ पे खोल लेते हैं, ये राइटर है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं जिसपे पेज लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, करेक्टर लिखा हुआ है, डिफॉल्ट इंग्लिश ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। तो वो कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित नहीं होता है। तो भाई हमारा प्रदर्शित क्या हो रहा है, पेज, वर्ड हो रहा है, करेक्टर हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, पेज हो रहा है, वर्ड हो रहा है, करेक्टर हो रहा है। क्या नहीं प्रदर्शित हो रहा है, कंप्यूटर का नाम। क्या नहीं हो रहा है, कंप्यूटर का नाम। ओके, अब क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो स्टेटस बार का विकल्प हमारा आता है किस में, व्यू के अंदर। किसके अंदर आता है, व्यू के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, व्यू के अंदर। ओके, तो इसको नोट करते रहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न दिया गया है उमंग ऐप। ठीक है, उमंग ऐप। तो यहाँ पर पहला तो प्रश्न हमारा ये आ जाता है कि उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उमंग ऐप की हमारी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ये आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी फुल फॉर्म उमंग की आपको याद रखनी है। उमंग की फुल फॉर्म ओके मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। ओके, अब यहाँ पर ये दिया गया उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है। तो उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है हमारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं एम, ठीक है, EIT। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, शॉर्ट में बोल देते हैं कि उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, MEIT। किसके द्वारा, MEIT के द्वारा बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि उमंग ऐप कब आया। तो उमंग ऐप आपका आया है 2017 में। नोट करते रहिएगा भाई कि उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, तो 2017 में आया। ओके, अब उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं। तो उमंग ऐप में आपकी भाषाएं हैं 13। कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। नोट करते रहिएगा। अब इसी प्रकार से उमंग ऐप में कितनी सर्विसें हैं, कितनी सर्विसें हैं। तो सर्विस आपकी हैं उमंग ऐप के अंदर 1251 सर्विस। ठीक है, सर्विस कितनी है, 1251।
1251 नोट करते रहिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया, MEIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, उमंग ऐप कब आया, तो उमंग ऐप आपका आया 2017 में। उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, तो उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, 13। उमंग ऐप में कितनी सर्विसें हैं, तो 1251 सर्विस हैं। आने वाले समय में 2100 सर्विस आपकी हो सकती है। ठीक है, कितनी सर्विस है, 21। अब इसको कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है डाउनलोड जो किया हुआ है 3.41 करोड़। ठीक है, कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है ये, तो नोट करते रहिएगा भाई। ठीक है, 3 पॉइंट इतने से ज्यादा लोगों ने, ठीक है, डाउनलोड करके रखा हुआ है उमंग ऐप। तो एक बार फिर से उमंग ऐप कब आया, 2017 में आया। उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, तो उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, 13। उमंग ऐप में अभी कितनी सर्विसें हैं, 1251। और उमंग ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है, 3.41 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड के कितने स्टेप होते हैं, तो चार्ट विजार्ड के आपके कितने स्टेप होते हैं, 4। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कैल्क ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट विजार्ड में हमारे कितने स्टेप आ रहे हैं, 4। ओके, कितने आ रहे हैं, 4। अब यहाँ पर हमारा एक प्रश्न और बनता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में चार्ट हमारे कितने प्रकार की होती है, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में हमारे चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको आप नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में चार्ट का प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में चार्ट का प्रकार नहीं है वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको इन 10 चार्टों के नाम आते होंगे। तो इनको नोट कर लीजिएगा भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो वैल्यू हम आपको कैल्क में बता रहे हैं। जैसे कि ये आपने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नंबर लिख देते हैं। ओके, इस तरीके से हमने नंबर लिख दिया। तो वैल्यू हाईलाइट करने की आपकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ F8। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है। टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होगा, क्या हाईलाइट होगा, सिर्फ वैल्यू। तो इसकी कमांड क्या होगी, कंट्रोल के साथ F8। नोट करते रहिएगा भाई। इसी प्रकार से यहाँ पर है, किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे कि इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि कोई आपकी फाइल दी गई, ये फाइल दी गई है, ठीक है। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अभी रिसाइकिल बिन को हम एम्प्टी कर रहे हैं, बिल्कुल खाली कर दे रहे हैं। ओके, हम इस फाइल को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो जब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस फाइल को डिलीट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पर क्लिक कर देना है, या कीबोर्ड से आप फाइल को जैसे कि फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की बटन दबाएंगे तो वो फाइल आपकी कहाँ आ जाएगी, रिसाइकिल बिन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो यहाँ दी गई है। अब यहाँ से आप इस फाइल को पुनः वापस ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोर ऑल आइटम। तो हमारी देखिए डिलीट की हुई फाइल हमारी पुनः वापस आ गई। ये देखो आ गई है ना। ओके, ठीक है, एक ये आ गई है, एक ये आ गई। तो क्वेश्चन आता है कि डिलीट की हुई फाइल को क्या हम पुनः वापस ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आपकी वो फाइल रिसाइकिल बिन में है तो रिसाइकिल बिन से आप उस फाइल को वापस ला सकते हैं। अब पूछा गया है कि इस फाइल को हमें क्या करना है, परमानेंट डिलीट करना है, रिसाइकिल बिन में ना जाए। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट की बटन दबाएंगे तो आप रिसाइकिल बिन को देखेंगे, इसमें आपकी वो फाइल नहीं जाएगी, ये फाइल हमारी क्या होगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो शिफ्ट के साथ डिलीट की बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे रिसाइकिल बिन एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन में आपकी कोई फाइल आई नहीं आई, ठीक है। ओके, समझ में आया होगा। किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विंडो 10 में गेमिंग बार की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो विंडो 10 में गेमिंग बार की शॉर्टकट कमांड होती है विंडो प्लस जी। क्या होती है? विंडो प्लस जी। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, विंडो 10 में विंडो आई से क्या होता है? विंडो 10 में विंडो आई से क्या होता है? सेटिंग खुलती है, ध्यान में रखना है। अगर हम विंडो के साथ आई प्रेस करेंगे तो आपका क्या खुलेगा? ये सेटिंग का ऑप्शन। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या था, ये वाला प्रश्न, अगर आप विंडो के साथ जी दबाते हैं तो हमारा किस प्रकार से खुलेगा? विंडो के साथ जी प्रेस करने पे ये हमारा गेमिंग बार खुल जाता है इस टाइप से। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे जब हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। लिब्रा ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का आकार आपका कितना है? 12। मान लीजिए ये जो आपने मेटल लिखा हुआ है ये किस साइज में लिखा गया है? 12 में। ठीक है, 12 है और एक पार्ट का चयन किया जाता है और सब स्क्रिप्ट में बदल दिया जाता है। तो स्वरूपित पार्ट का फ़ॉन्ट का आकार क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि आप राइटर में आ गए और राइटर में आने के बाद आपका फ़ॉन्ट का साइज अभी कितना दे रहे हैं? 12। और अगर इसको हम क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट किया, सब स्क्रिप्ट में बदल लेते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने से फ़ॉन्ट का आकार बदला? नहीं बदला ना। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट करने पे कोई बदल रहा? नहीं बदल रहा, जितना है उतना ही रहेगा। तो सुपर स्क्रिप्ट में ध्यान में रखना है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट पी। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट पी। और सब स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट बी। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। आपने लिखा हुआ है H2O। ओके, H2O लिखा हुआ है, तो H2O अभी आपका सही नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये 2 हमारा कहाँ जाना चाहिए? नीचे। तो ध्यान में रखना है कि जो घात आपकी नीचे आती है, जो घात आपकी नीचे आती है उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। उसे क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट। और जो घात हमारी ऊपर जाती है उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट पी। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ये किसकी होगी? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट प्लस वी। तो नोट करते रहिएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हमारा हुआ था शिलांग मेघालय में। कहाँ हुआ था? अब शिलांग मेघालय में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपका हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। जो नवंबर माह में एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिब्रा ऑफिस राइटर में एम्फेसिस का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो एम्फेसिस का विकल्प हमारा स्टाइल के अंदर आता है। हम आपको प्रैक्टिकल के साथ एक बार दिखा देते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में आएंगे और स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्फेसिस का विकल्प ये आ रहा है ना। तो ये हमारा किस मेन्यू में आ रहा है? स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत आ रहा है। ये भी प्रश्न आपका कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विंडो 10 में विंडो 7 विंडो 8 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पर की पूछा गया है तो की हमारी होती है प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड में आप देखेंगे जैसे कि हम लोग मोबाइल में उंगली पकड़ के खींच देते हैं हमारा स्क्रीनशॉट आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारे पास सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है, उसमें हमें स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपको उसमें देखना है कि कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन की बटन दी गई है। प्रिंट स्क्रीन की बटन दबाएंगे, आप वर्ड में आके पेस्ट करेंगे यानी कंट्रोल के साथ भी, तो जो आपकी स्क्रीन है सामने वो आ जाएगी। अब बात करते हैं विंडो 11। विंडो 10 और 11 में इसकी विंडो 11 में इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। क्या होती है ये हम आपको करके दिखाएंगे, नोट कर लीजिएगा। विंडो शिफ्ट एस क्या होती है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड होती है विंडो 11 में। तो यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। अपने सिस्टम में विंडो 11 है, विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे तो आपकी इस प्रकार से डिस्प्ले आ जाएगी।
अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से पकड़ के खींच देना है तो इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है, विंडो 11 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, विंडो शिफ्ट एस। क्या होती है, विंडो शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन हमारे प्रकार के होते हैं दो। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओके, जैसे कि राइटर है, एक्सेल, वर्ड है, तो देखिए पोर्ट्रेट पेज हमारा किस प्रकार से होता है, ऐसा। ओके ओके, अब लैंडस्केप हमारा कैसा होता है, ये इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा कौन सा है, पोर्ट्रेट, और ये हमारा कौन सा है, लैंडस्केप। अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड में एमएस वर्ड या राइटर, तो एमएस वर्ड में या राइटर में हमारा ओरिएंटेशन कैसा होता है, पोर्ट्रेट। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पावर पॉइंट और इम्प्रेस, तो इम्प्रेस और पावर पॉइंट में हमारा क्या होता है, लैंडस्केप। जब हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, प्रिंट आउट में हम चाहते हैं कि हमारी लाइनें इस प्रकार से छप के आए, इस प्रकार से, है ना, तो किसको सिलेक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट को, और हम चाहते हैं कि हमारी लाइनें इस प्रकार से छप के आए। ठीक है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, लैंडस्केप। तो यहाँ पर पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल में हमारा क्या होगा, पोर्ट्रेट। राइटर और कैल्क, नोट कर लीजिएगा, राइटर में पोर्ट्रेट, कैल्क में पोर्ट्रेट, इम्प्रेस में लैंडस्केप। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एमएस वर्ड एक्सेल की बात करते हैं, वर्ड में पोर्ट्रेट, एक्सेल में पोर्ट्रेट, पावर पॉइंट में क्या होगा, लैंडस्केप। ओके, नोट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आरटीजीएस कब आया, तो आरटीजीएस हमारा कब आया, 2004 में आया। ठीक है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म आती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आज के लिए अच्छा एक प्रश्न और है, यूएसएसडी सेवा का लाभ किस कोड से ले सकते हैं, तो यूएसएसडी सेवा का लाभ हम लोग ले सकते हैं *99#। ओके, तो इससे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, *99# से यूएसएसडी कोड से हम लोग बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से हमारा आ जाता है IMEI नंबर देखने के लिए किस यूएसएसडी कोड का यूज करेंगे, क्या होता है, IMEI नंबर देखने के लिए किस यूएसएसडी कोड का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कौन सा, *6#, *06#, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, *#06#। ओके, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, IMEI नंबर देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।